नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे खास उद्देश्य की, खास बजट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट, ये पहला बजट होगा। और ये भी एक बड़ी बात है कि इसे लगातार निर्मला सीतारमण ही पेश करती आ रही हैं, वही पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो एक आइडिया देती है वो आ गई है। एग्रीकल्चर को रोजगार का इंजन और हब बताया है। दुनिया ने भारत पे भरोसा किया है, इसी वजह से निवेश आया है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। वही 2047 के विजन पर गवर्नमेंट अभी भी कायम है और उसी को लेके एक खाका तैयार किया गया है। उम्मीदें बहुत सारी हैं। हमारे साथ एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि किस सेक्टर पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। देखिए, दुनिया में मंदी का दौर है। बेरोजगारी भारत की समस्या नहीं है, दुनिया की समस्या है। और ये कहा जाता है कि पढ़ी लिखी बेरोजगारी है ये, और उनकी चिंताएं भी जायज़ हैं। पिछले दिनों में देख रहा था कि मुंबई में एक कार्गो में जो लिफ्टिंग करते हैं सामान, उसको उठा करके दूसरी जगह जब ले भेजने के लिए, उसमें 10वीं पास मांगा था। लेकिन इंजीनियरिंग, MA, MCOM, MSc तक के बच्चे और जो B.Ed जैसी एक डिग्री होती है, वो भी उसमें फॉर्म अप्लाई किया। तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि क्या पोजीशन है। खैर, हमारे साथ शशिंद्र मिश्रा साहब हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इस पूरे मुद्दे को और क्या ज़रूरत है समय की, उसके साथ बताएंगे। हमारे साथ RP विजय साहब भाजपा से हैं। जाने माने किसान नेता रामपाल जाट साहब हमारे साथ में हैं। राजस्थान 40 से हमारे साथ अजय अग्रवाल साहब हैं। और CL यादव साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमने डिमांड की थी कि बीजेपी और कांग्रेस से चार्टेड अकाउंटेंट आए, और दोनों ही हैं, ताकि बजट को अच्छे से समझा भी पाएंगे। मैं रामपाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भरोसा किया है एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे, और ये कहा गया है कि रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। तो माना जा सकता है कि सरकार का फोकस एग्रीकल्चर और उससे जुड़े रोजगार पे है। यदि बजट में ही परिलक्षित होगा जी, तो ये पूरे देश के लिए शुभ दिन होगा। अभी तो जो एक आपने बात कही योगेंद्र जी, बहुत अच्छी, कि बेरोजगारी भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन अब भारत का यदि मॉडल अपना ले तो भारत तो बेरोजगार मुक्त होगा ही, दुनिया भी मॉडल अपना लेगी तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। इसलिए हमने सदा से कहा ग्रामोद्योग, और ग्रामोद्योग का मतलब एक गांव में औसत 10 उद्योग। यहाँ 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख को गुणा करो 10 से, और उसको फिर एक उद्योग 10 को रोजगार देता है, तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और इतने लोगों को रोजगार मिलता है तो जो आज हमारी विकराल समस्या दिख रही है ना हमको, ये समस्या का समाधान को हम चल देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि ये हब है, ये इंजन है, ये आज दुनिया मानने लगे, इसलिए हम ही मानने लग गए। दुनिया ने जब इसके स्टडी की कोरोना काल की, तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो सकारात्मक उनकी विकास दर रही, बाकी -23 तक चले गए। केवल कृषि ऐसी थी जिसकी विकास दर पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, धनात्मक थी। तो वो जो आज दुनिया ने स्टडी की कि सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन सा, तो कृषि है। तो दुनिया को कोई बचा सकता तो कृषि बचा सकता है। इसलिए हम तो कई बार ये कहते हैं योगेंद्र जी, किसान बच गया तो कोई मरेगा नहीं, और किसान मर गया तो कोई बचेगा नहीं। ये जो सिद्धांत है दुनिया मानने लग गई। इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने ये स्वीकार किया कि अब हम इसको इंजन मानेंगे रोजगार देने का। यदि ये मान ले तो कृषि क्षेत्र, भारत सरकार का जो कौशल विभाग है उसका भी सर्वे है, उसने कहा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर वह एग्रीकल्चर, बाकी सब एक तरफ और एग्रीकल्चर एक तरफ। इसलिए इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, और वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान है। इसलिए यदि कृषि की जो उपेक्षा अब तक हुई उसको हम बैकलॉग से यदि पूरा करें तो देश आगे बढ़ जाएगा और रोजगार मिलेंगे, और भारत समृद्ध भारत होगा, विकसित नहीं। विकसित का अर्थ तो होता है अंतहीन अंधेरी गुफा में चलते जाना, कहां जाएंगे कोई पता नहीं चलने वाले को भी। अंतहीन अंधेरी गुफा का नाम है विकास। तो इस विकास की अवधारणा को हमको छोड़ना होगा, हमको कहना होगा
समृद्ध भारत। शिक्षित होने में जैसे अंतर है है जी, साक्षर होना और शिक्षित होने में जैसे अंतर है, बिल्कुल। उसी तरह बात से आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे साक्षर और शिक्षित तो अंतर है, वही अंतर विकसित और समृद्ध होने में। तो हम समृद्ध भारत की ओर चले तो हम समृद्ध भारत बनेगा तो वो कृषि के भरोसे बनेगा, बाकी के भरोसे नहीं बन सकता। बिल्कुल, सरकार ने भी इस पे भरोसा करने की कोशिश की है। सचिंद्र जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद इस नाते भी हैं कि मुझे जो लगता है कि ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट होगा उसकी एक अलग तरह का भी होगा। पता नहीं अब मोदी साहब प्रेशर मानते नहीं मानते, लेकिन 2 बार में मोदी साहब के पास में क्लियर मेजोरिटी थी। और इस बार का जो बजट है वो गठबंधन की सरकार, गठबंधन पहले भी रहा था लेकिन गठबंधन के दबाव में नहीं थे, अब की बार मैजिक नंबर से अंडर नंबर है। तो इसमें लगता है कि कुछ चीज़ों पे विशेष और खास रूप से फोकस करना पड़ेगा। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी है और उधर बिहार की जो जेडीयू है, ये दोनों ही पार्टीज़ का और बीजेपी का, और देखा जाए तो करीब करीब हर पार्टी का, जो अभी अपने रामपाल साहब ने बोला कि कृषि से अगर जुड़ाव इन लोगों का रहेगा, बजट का, पार्टीज़ का, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम लोग अपने उद्देश्य को अचीव करने में सफल रहेंगे। इसके बीच में एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा मैं कि एग्रीकल्चर आजकल वो पुराना वाला एग्रीकल्चर नहीं रहा है। एक नया कंसेप्ट जो आ गया है कि एमएसएमई को और एग्रीकल्चर को, दोनों के बीच में हमें ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट आजकल कंज्यूमर के पास नहीं जाते हैं, बीच में उसकी प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके, इस तरह से करके जब अगर हम उनको वहाँ पर मार्केट में पहुँचाएंगे तो उसमें किसान का भी लाभ होगा। और एमएसएमई के बीच में इस तरह का पुल बनाया जाए कि उसको किसान के आसपास ही कई सारी यूनिट लगा दी जाए, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, बिल्कुल, चाहे वो और कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। साथ में सरकार अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर कोई साथ में इंसेंटिव है, इंटरेस्ट के ऊपर इंसेंटिव दे, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज को लगाने के लिए जो है कैपिटल सब्सिडी दे, जो अभी भी चालू है उसको आगे भी चालू रखा जाए, तो मुझे लगता है ये सारे प्रयास, उससे क्या होगा। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि प्याज जो है वो बार बार सीजन के अंदर प्याज सस्ता हो जाता है एकदम, और जब सीजन खत्म हो जाता है तो कंज्यूमर को जो है वो 100 रुपये किलो में भी खरीदना पड़ता है। तो हमको इस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज के ऊपर ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज हैं, जहाँ प्याज ज़्यादा बन रहा है वहाँ हमको कोल्ड स्टोरेज जो प्याज के लिए ज़्यादा रख सके, तो उससे क्या होगा, फार्मर अपनी फसल का बेहतर दाम वसूल सकेंगे और समृद्धि जो है वो नीचे के लेवल तक, टू द लास्ट माइल ऑफ द फार्मर, जो छोटे किसान है वहाँ तक भी वो समृद्धि पहुँचेगी। जी, दूसरा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के हर बार चिंतित रहते हैं लोग। देखिए, अब 2 ही चीज़ों पे फोकस होता है। सस्ता और महंगा वाला इश्यू तो खत्म हो गया क्योंकि जीएसटी के दायरे में, हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स को ये आपकी इच्छा है, हालांकि उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है, और लेकिन जीएसटी के दायरे को चेंज कर सकती है गवर्नमेंट कि ये 18% वाला है उसको डाउन में, या फिर 28% में महंगा करना है तो वैसे। लेकिन स्लैब पे सबका ध्यान होता है कि हाँ, वास्तव में मेरी जो आय है मुझे एटीसी, एटीडी कहाँ क्या उसमें राहत दी जा सकती है, या फिर जो इनकम टैक्स फ्री मेरी जो आय है, कितना पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर सबका फोकस है। क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कुछ स्लैब चेंज होगा? क्योंकि नए पुराने की जो स्कीम है उससे तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो तो अगर आप इंसेंटिव, अगर उसके डिडक्शन हटा दें तो नई और पुरानी स्कीम्स ऑलमोस्ट बराबर की जैसी है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस बार एचआरए के अंदर, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर के ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो सरकार का भी फोकस रहना चाहिए कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाके रह रहे हैं और रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तो उनको एचआरए का अच्छा और बेहतर बेनिफिट मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मात्र, अगर मान लो किसी की सैलरी 25 लाख है या 50 लाख है, उसको मात्र 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स का जो बर्डन मेरे हिसाब से पड़ता है वो सैलरी वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो उसके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, और खर्चे उसके बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन के खर्चे बच्चों के बढ़ते जा रहे हैं, रहने के खाने के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आने जाने के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वो उसको अगर कोई सपोर्ट करना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 50,000 से एटलीस्ट 1 लाख रुपए करना मेरे को लगता है पहला कदम होना चाहिए। दूसरा, हाउसिंग लोन का जो रिपेमेंट का अभी 2 लाख का डिडक्शन मिलता है एटीसी में, उसको भी आज की परिस्थिति में देखते हुए, क्योंकि ये कम से कम 10 साल पुराना डिडक्शन है 2 लाख का, तो ये बढ़ा के इसको एटलीस्ट 5 लाख करना चाहिए, तो सैलरी वालों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा उससे। जी, मैं एक अभी कुछ एक विद्वान
अर्थशास्त्री से बात कर रहा था, उनको मैंने आमंत्रित किया था लेकिन कोई कारण से वो नहीं आ पाए। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि देखिए इकोनॉमिक्स में कोई भी समझ सकते, एक अनपढ़ भी समझ सकता है कि दो चीज़ें होती हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी बच्चों की परवरिश और भविष्य की चिंताओं को देखते हुए 2 पैसा बचना चाहिए, तो वो समृद्धि कहलाती है कि साहब मेरे पास सेविंग है और इच्छा अनुसार मैं खर्च भी कर रहा हूँ। अगर टैक्स का दायरा गवर्नमेंट बढ़ा भी देती है तो पैसा बचेगा और मध्यम वर्गीय जो लोग हमारे यहाँ जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा, अगर पैसा उनकी जेब में बचता है तो तय मान के चलिए कि वो स्विट्जरलैंड तो नहीं भेजेंगे, साफ कहना था उनका, वो मार्केट में आएगा आने। और इस सौभाग्य की बात मानिए कि जुलाई में आपका बजट आ रहा है और अक्टूबर नवंबर में दिवाली का सीजन होगा। अगर कुछ गवर्नमेंट ऐसा करती है कि इसी फाइनेंशियल ईयर से अगर मान के चलती है तो पैसा अगर आपकी जेब में बचता तो मार्केट में आएगा। क्यों कहा जाता है कि बोनस दिया जाता है दीपावली के पास में ताकि मार्केट में आए? पैसा अगर आपकी जेब में है तो वो सर्कुलेशन में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा तो कहीं न कहीं टैक्स के जरिए गवर्नमेंट के पास उसका रेवेन्यू भी आएगा। ये साफ कहना है। तो गवर्नमेंट के अर्थशास्त्रियों का अलग एक सोच हो सकती है, लेकिन धरातली अर्थशास्त्रियों की सोच एक अलग हो सकती है। अब उनकी अपनी क्या मजबूरी है, क्यों करना चाहते हैं, लेकिन ये बात तय है कि अगर पैसा किसी की जेब में नौकरी पेशा के में रहेगा तो बचा करके भी कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को कब बैन कर दे तो इससे अच्छा वो मार्केट में उसको लगाने की कोशिश करेगा। चलिए अजय जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं। MSME की बड़ी चिंता है। अभी आप ही के यहाँ से एक जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 43BH में अगर राहत दी जाती है तो एक बड़ा होगा। GST का पासवर्ड इनकम टैक्स की तरह सिंगल होना चाहिए 1 ईयर के लिए। दूसरा ये बात कही गई है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रावधान वैसे नहीं है। तो अब की बार कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, हर बार जो बजट आता है उसके अंदर यही चीज़ करी जाती है और जैसा देखा गया है कि गत कई सालों से जो आ रहा है मोदी जी का बजट, उसमें उम्मीद है कि देश की तरक्की के अंदर GDP बढ़ाने के अंदर जैसे योगदान इंडस्ट्रीज़ का रहता है, उतना ही MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं या MSME के जो रोज़गार के प्रोजेक्ट करने वाले हैं लोग वह हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है GDP में आगे करने के लिए। तो हमारे को ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट लगाएं, जैसे भी रामपाल जी ने बताया कि ग्रामोद्योग के अंदर अगर रोजगार करें तो 6 लाख गाँवों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ के अंदर हमारे सजन मिश्रा जी ने बताया था कि अगर आप यूनिट्स को उसी एरिया में लगाया जाए जहाँ के पर चाहे कोल्ड स्टोरेज है, चाहे उनकी फर्निशिंग करने वाला है, चाहे उनकी पैकिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, तो ऐसे छोटे छोटे MSME यूनिट्स को अगर बढ़ावा दिया जाए। बट अभी हो क्या रहा है, MSME यूनिट डे बाई डे खत्म होती जा रही हैं, बड़ी यूनिट्स के पास ज़्यादा काम आता जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज भी जो बन जा रहे हैं बड़े उनके ग्रुप के पास जा रहे हैं, और उसका रीज़न जो भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी जो MSME के बारे में है, कहावत बहुत अच्छी है। इस बार उन्होंने 2024 की एक पॉलिसी बनाई है, MSE पॉलिसी, उसके अंदर काफ़ी हद तक कोई चीज़ें देने की बातें हैं। जहाँ तक लगता है कि छोटे उद्योगों पर इस बार ध्यान ज़्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कृषि है वैसे ही छोटे उद्योग हैं जो देश की आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए मेजर रोल रखते हैं। और साथ ही साथ के अंदर जब तक बाज़ार में पैसा नहीं आएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो वो जो छोटे यूनिट्स हैं वो सर्वाइवल नहीं कर पाते। आज की स्थिति के अंदर ये हैं कि 100 जनों के लिए रोजगार देने वाले, 1000 तक रोजगार देने वाले MSME यूनिट्स हैं, पर उनको ईज ऑफ डूइंग कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं कि ईजी लोन मिलना या सारी चीज़ें जो चाहे अपन कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी में रिलैक्स मिलना, उतना नहीं मिल पाता और वो धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार आने वाले बजट के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो MSME यूनिट्स के साथ साथ में छोटे जो मध्यम वर्गीय व्यापार हैं उनको आगे ले जाएं और वो देश की तरक्की के अंदर योगदान दे सकें। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें बहुत हैं, प्री टॉक्स भी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होता है। 100 बातें सुनकर के उसमें से 10 शामिल की जाती हैं कि मैं प्री टॉक्स करने के बाद में बहुत सारे लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे संगठनों को भी बुलाया जाता है, लेकिन एजेंडा तय होता है कि हमें इसी रूट पे चलना है। 2047 का विजन भी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे $7 ट्रिलियन का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन बस बात यह है कि प्रावधान उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। मैं CL यादव साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, आपको क्या लगता है, देखिए आप पेशेवर एक चार्टेड अकाउंटेंट भी, एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई है, GDP को भी स्टेबल करने की बात कही है 6.5 से 7% के पास में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी है उसमें, उसके अलावा एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर की बात की गई है। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि जिसका आप लोग अक्सर खारिज करते हैं और आलोचना करते हैं कि गवर्नमेंट ट्रैक पे जाएगी? शर्मा साहब, उम्मीदें बहुत होती है सरकारों से जी। यदि वो कंस्ट्रक्टिव वे में ले तो।
लेकिन पिछले 10 साल का इतिहास और आज का प्रधानमंत्री का उद्बोधन इस देश के लिए फिर नकारात्मक माहौल बनाने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा गया। ये एक देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, और वो कहता है कि मेरा 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? तो क्या है उम्मीदें? क्या यही अमृतकाल है जहाँ पे 750 किसान शहीद हो जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे से कोई गलती होगी? मैं समझा नहीं पाया। 15 महीने तक किसान यानी जो सड़कों पे बैठे रहे और उनके रास्ते में कीलें डाली गई, क्या यही अमृतकाल है? रही बात अपन आर्थिक सर्वेक्षण पे आते हैं। आज का आर्थिक सर्वेक्षण जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि इस देश को कर्ज में डुबोना है। 10 साल में 3 गुना कर्जा हुआ है। 55 लाख करोड़ से 170 लाख करोड़ को पार कर गया 10 साल में कर्जा, और 17 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा आपका 24-25 में होने वाला है। सरकार कहती है कि लोन 20% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। लोन में ग्रोथ 20% की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.5 गुना कर्जा बढ़ा, लोन बढ़ा, बैंक लेंडिंग 1.5 गुना बढ़ा। क्या है? 30% जो हमारी सेविंग्स होती थी वो 5% पे आ गई। तो हमारा विजन क्या है? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी कहते हैं 2047 का विजन, 2024-25 का विजन नहीं है। वो कहते हैं सबका इंश्योरेंस करेंगे 2047 तक। विजन का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आप कहते हो कि हमारा एनपीए 2.8% आ गया, किस कीमत पर आया? आपने 2.80 लाख करोड़ रुपए के बैंकिंग बॉन्ड इश्यू किए 5 साल में, यानी कि 2.80 लाख करोड़ रुपए का बैंकों के ऊपर कर्जा डाला गया और उससे उनको रिकैपिटलाइज करके आपने कहा कि साहब बैंक मजबूत हो गए हमारे, और 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया। तो हम इस देश को क्या विजन देना चाहते हैं? कौन सा 2047 का विजन दे रहा? कर्ज में डुबोने का? तो विजन लेस सरकार है। 10 साल से कह रहा हूं मैं, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल नहीं है, जहां पे कमीशन की बातें होती है, जहां डेवलपमेंट की बातें नहीं होती, जहां बेरोजगारी की बातें होती है। जो मुंबई का आपने उदाहरण दिया, जो अहमदाबाद का उदाहरण दिया, सूरत का उदाहरण, जहां पे एक होटल में एम्प्लॉय के लिए क्या हालात होती है, क्या स्टैम्प पैड होता है। तो कौन सा विजन है? विजन तो 24-25 का ही नहीं है। तो जब आंकड़े देखेंगे तो देखेंगे सब, हमारा शेयर मार्केट 28% की ग्रोथ किया, तो शेयर मार्केट 28,000 पे भी गया साहब, जिसको 80,000 लेके जा रहे हो, गुब्बारा है। हकीकत क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है आपकी? जीडीपी के आंकड़े आप मैनिपुलेट कर रहे हो, महंगाई के आंकड़े आप वेटेज घटा करके महंगाई करोगे, महंगाई नहीं बढ़ी हमारी। आपने जीएसटी की बात छोड़ दो, जीएसटी एग्रीकल्चर पे 28% है, जहाँ पे एग्रीकल्चर पे किसी जमाने में टैक्स फ्री होता था। आपके कपड़े के ऊपर जीएसटी है 12%। कौन से आम आवाम की बातें कर रहे हो? कौन से 140 करोड़ की बातें कर रहे हो? जिस प्रकार आपने यूपी और दूसरे स्टेट में जो आपके ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, जो फतवे आ रहे हैं, वो क्या 140 करोड़ का आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो कौन से डेवलपमेंट की, कौन से 2047 के अमृतकाल की बातें कर रहे हो? और यदि अमृतकाल है तो क्या 2.5 घंटे संसद में गला घोटना अमृतकाल है? चलिए, ये तो बात हुई कि आपको कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर भरोसा कर भी लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट 5.8% है, क्योंकि 5.8%। बीजेपी के नेता ने कहा कि 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एफसीआरबी एक्ट क्या कहता है कि 2021 तक हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% के अंदर लाएंगे, और कानून किसने बनाया था? इन्हीं के वाजपेयी सरकार ने बनाया था 2003 में। और क्या कहता है? 2021 तक लाएंगे। 2024 में भी आपका 5.8% है। तो कौन से फिस्कल डेफिसिट? 17 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा, क्या विजन है? 12 लाख करोड़ रुपए का ब्याज, 3 लाख करोड़ के ब्याज पे छोड़ा था, आपने 12 करोड़ पे ले गए। लेकिन ये कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट का मॉडल है, दुनिया का मॉडल ही यही है, आगे बढ़ना है सर, क्योंकि जो लक्ष्य, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 5 ट्रिलियन की आज हम बात कर रहे हैं, ये अगले बजट तक 7 ट्रिलियन भी हो सकती है। सर, एक भी प्रोजेक्ट बता दो जो सेल्फ सपोर्टेड हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक भी प्रोजेक्ट बता दो 10 साल में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हो कि 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आपने राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 2018 में मोदी जी यही घोषणा करके गए थे 2 बार, जुलाई और अक्टूबर में। क्या हुआ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का? आप एग्रीकल्चर की बातें कर रहे हो, किसानों की बातें कर रहे हो, 6,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो। एक सरकार एक मैनिफेस्टो में कहते हैं हम 12,000 रुपए करेंगे, क्या हुआ? 2,000 रुपए देने की बात करते हो और उसको 3 किस्तों में बांट देते हो। चलिए, मैं जवाब दिलाता हूं आरपी विजय साहब से। विजय साहब, सीए भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, यादव साहब, कोई भरोसा नहीं है कि ये विकास का मॉडल
बिल्कुल नहीं चल सकता। देश को कर्ज में डुबोने वाला मॉडल और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है और कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके लिहाज से तो तय माना जाना चाहिए कि कर्ज लेके आगे आपको बढ़ना है और इससे कोई विजन नहीं माना जाता, इसे कर्ज में डुबोने वाला एक बजट कहा जाएगा। ये यादव साहब का कहना है। योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो जन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। देखो, ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है ये बहुत कुछ बोलता है। इसमें जो भी चीज़ें आई है वो बिल्कुल क्लियर कट आई है और उन्होंने साफ लिखा है कि इस बार का जो हब बनेगा वो एग्रीकल्चर को बनाएंगे, उसका इंजन बनेगा वो एग्रीकल्चर का बनेगा। और सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना रोजगार दे रखा है। और नो डाउट आज हम ये कह रहे हैं कि जैसे बार बार अपन कहते हैं कि भाई किसानों की इनकम को हम डबल करेंगे। अब दो चीज़ होती है सर, मैं आपको बताऊं कि जब किसानों की इनकम डबल होगी तो डेफिनेटली महंगाई तो बढ़ेगी। आज हम कहते हैं कि किसानों की इनकम भी हम डबल कर दें और कांग्रेस एक तरफ ये रोना भी रोती है कि साहब महंगाई बढ़ रही है। अब ये तो कोई हाथ नहीं है, तो डिमांड एंड सप्लाई जब होगी तो वो तो उसी हिसाब से चलेगी, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। वो मेरे कांग्रेस के हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से या कोई थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है। तो ये पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमको डेवलपमेंट लेना है या नहीं लेना है। रही बात, ये हमेशा कहते हैं कि साहब कर्जा लिया, अरे कर्जा लिया हमने तो ये काम किया है कि हमने हमारी सेनाओं को मजबूत किया है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेनाओं के लिए वो हमने तैयार किया है। आपके तो एंथोनी साहब ने ये कहा था कि साहब हमको लड़ाई लड़नी नहीं है, हमको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार करना है। तो आपके नॉलेज में, हमारे नॉलेज में और हमारे विजन में और आपके विजन में बहुत अंतर है। आपने क्या किया, आज जो पीएसयू आप कहते थे पीएसयू को बेच दिया, आज वो पीएसयू सोना उगल रहे हैं। आज मेक इन इंडिया क्या चीज है, आज पीएसयू की आप देखो क्या हालत है। आरईसी आपने देखा होगा, आपने अभी जेवीएनएल देखा, वो एसजेवीएन देखा होगा, आरबीएनएल क्या होगा। आप कह रहे हो कि 80,000 चला गया ना, 80,000 कुछ नहीं है, ये 1,10,000 करोड़ जाए, 1,10,000 जाएगा इंडेक्स। ये जाता विजन के ऊपर, पैसा लगाता है आदमी किस पे, जब उस जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है। कांग्रेस के पास ना कोई विजन था ना कोई बात थी, तो कौन पैसा लगाता था, पैसा निकालते थे उस जमाने में। आज पैसा आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। आज हमारे जो बाहर के जो हमारे इंडियन है वो कितना पैसा भेज रहे हैं, 124 अरब डॉलर भेजा उन्होंने। अब हम चाह रहे हैं कि अगली बार ये 2025 में 129 अरब डॉलर हो। तो आज ये पैसा कहां से आ रहा है, आज हमारे लोग कमा रहे हैं। हम एक्चुअली क्या है कि कर्जा हमने कम किया है, हमने फॉरेन एक्सचेंज जो लिया है, अगर हमने कर्जा है उसका कम किया है, हमने इंटरनल रिसोर्सेज से हमने कर्जा लिया है। ये चीज आप नहीं समझोगे क्योंकि आपने तो गर्त में आपने कहा कि साहब उनका कर्जा हो गया। तो मैं बताऊं कि ये लोन कौन बांट के गए थे, ये बैंकों के लोन कौन बांट के गया था, बैंकों के लोन बांटे थे आप लोगों ने। आपने बुला करके ये सारे जो भगे हैं ना वो सब कांग्रेस के टाइम के भगे हैं। ये सारे लोन उन्होंने दिए हैं, जिनको रिक्वायरमेंट थी एग्रीकल्चर को थी, एमएसएमई को थी, उनको तो नहीं दिया आपने। जब डुबोने वालों को आपने पैसा दिया है वो पैसा वो सारे लेके चले गए। आज मैं ये कह रहा हूं कि बजट जो आने वाला है ये मील का पत्थर साबित होगा कल का बजट। और ये इकोनॉमिक सर्वे से पता पड़ गया कि क्या आने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र जी, मेरा ये विजन है कि ये जो बजट आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट आएगा। और जो मैं कह रहा हूं कि आर्थिक सर्वे में जो बताया गया था कि एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, और मैं इनकी बात से बिल्कुल कई जगह सहमत भी हूं और कई जगह नहीं भी। रामपाल जी की भी बात पे ये कह रहे भाई सब्सिडी खत्म कर दो, मैं बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है, बट ये सब एका करे ना साहब। ये तो रामपाल जी तो बोलते बढ़िया, मेरे को जितनी बार मैं मिला हूं उतनी बार इन्होंने कहा साहब सब्सिडी खत्म करवा दो, तो हम लोग तैयार हैं। हम तो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो। मैं ये कहता हूं कि जब लोन वेवर आता तो लोन वेवर सबके लिए नहीं होना चाहिए, एक फंड तैयार होना चाहिए जहां जहां पे आप, ये हमारे यहाँ तो क्या भेड़ चाल है, एक बार लोन वेवर हो गया तो हर सरकार करेगी कि हम लोन वेवर कर दें। भाई वहां परिस्थितियां क्या है, वहां जरूरत है या नहीं है, ये चीजें देखनी पड़ेगी। आंख मीच करके मैं ये नहीं कह सकता कि सबके लोन वेवर हो जानी चाहिए। हाँ, अगर कोई तकलीफ में है उनको सहारा देना हमारा काम है, बट मैं सेम चीज उसके लिए भी कहता हूँ एमएसएमई सेक्टर कितनी तकलीफ में है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी होना चाहिए। आज हमारा जो व्यापारी है, हमारा बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, बेसिकली जिंदगी में टैक्स देता है। किसी कारण से उसकी फैक्ट्री में या कोई बिजनेस में या कहीं डाउनफॉल आ जाता है, कोई तकलीफ आती है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। ना उसका बिजनेसमैन संभालेगा, ना कॉम्पिटिटर संभालेगा, ना सरकार संभालेगी और ना उसके परिवार वाले संभालेंगे। आज की तारीख में कोई किसी का नहीं है। तो मैं चाहता हूं इस तरीके की स्कीम्स आनी चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई तकलीफ आ जाए तो उनको सहयोग मिलना चाहिए, उनको हर चीज आनी चाहिए। एग्रीकल्चर में भी मैं ये कह रहा हूं कि सबको नहीं दे। एक अगर ओलावृष्टि हुई है तो जिस जगह ओलावृष्टि हुई है या जिस जगह फसल खराब हुई है उनके लिए होना चाहिए। तो सारी सुविधाएं अगर इस तरीके से, मैं तो ये कहता हूँ
इंश्योरेंस सेक्टर के हिसाब से ये काम करना चाहिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम गवर्नमेंट को देना चाहिए और किसानों को ये मिनिमम से मिनिमम बर्डन डालनी चाहिए उनके ऊपर। और मेरा हमेशा ये मानना है, आज भी मैं कह रहा हूं कि साहब अगर जयपुर के अंदर 1 लाख रुपए गज की जमीन है, वहां कौन इंडस्ट्री लगाएगा? मैं कहता हूं कि आप सारी इंडस्ट्रीज को वहां ले जाओ जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो हमारा ऑयल सीड हो, चाहे हमारी कोई भी चीज जो हमारे राजस्थान में पैदा होती है। हम चाहते हैं कि वहां पर जाकर के गाँव के अंदर, तो गाँव में रोजगार भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा और लागत बहुत कम हो जाएगी। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं, जब भी हमारी बीजेपी में मीटिंग होती है, कहीं बात होती है, मैं एक ही बात रखता हूं कि भाई साहब आप एक काम करो कि जितनी इंडस्ट्री है ना उनको सबको गांव के पास में क्लस्टर बनाओ, अलग अलग क्लस्टर बनाओ, जहां जिस फसल की ज्यादा पैदावार होती है वहां पे उसी तरीके के रोजगार बढ़ाए जाए और एमएसएमई सेक्टर को वहां ले जाया जाए। मेरा दूसरी बात ये मानना है कि आज की तारीख में हमारे एमएसएमई सेक्टर को मेनली हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनको एक रोजगार के लिए आदमी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जब मनरेगा के अंदर जो आदमी जा रहा है वो जब बैठ करके वहां पैसा कमा लेता है तो वो नहीं आना चाहता यहाँ पे। तो हमें ये चाहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर और मनरेगा का मिलान किया जाए, इनको आपस में जोड़ा जाए, ताकि ये हमारी जो इनकी तकलीफें हैं जो एमएसएमई सेक्टर की वो भी खत्म हो जाएगी और हमारे यहाँ काम भी हो जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाला जो बजट, कल का जो बजट है, मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो अपन इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते, अब तो जो बन गया वो आने वाला है। बट मेरा ये मानना है कि लुकिंग टू द ऑल दी थिंग्स बहुत बढ़िया बजट आने वाला है। इनकम टैक्स के लिए आपने बात करी, मैं ये कहता हूं कि मिडिल क्लास को वास्तव में कुछ नहीं मिला, गरीब को सरकार दे रही है, 80 करोड़ आदमी को खिला रही है, कोई इश्यू नहीं है, बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मिडिल क्लास डेफिनेटली इसमें परेशान है और काफी टाइम से एक्चुअली जो रिबेटें हैं वो तो धीरे धीरे कम कर दी, क्योंकि अब बचत की बात करते हैं अपन तो हमेशा एक्चुअली क्या सेकेंड रिज्यूम जो आया है न्यू रिज्यूम, उसके अंदर तो आपको कोई रिबेट का बेनिफिट ही नहीं मिलता। तो ये जो अभी बात कर रहे थे कि 5% पे आ गया, यादव जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो अगर आप इस तरीके की स्कीम लाएंगे जहां बचत नहीं होगी, आज हिंदुस्तान जब बचा था 2008 लेमैन ब्रदर्स के अंदर जब बचा था तो उसके पीछे रीजन यही था कि हमारी बचत थी, उस बचत की वजह से हम बचे थे। आज तक हम अछूते रहे हैं, कभी भी कहीं पर भी कोई तकलीफ आई, चाहे कोविड आया हो चाहे कुछ भी आया हो, हम लोग बिल्कुल उसके साथ हमने संघर्ष किया है और हम जीत के आए हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने इस सारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे नंबर 1 काम किया है। बट हमारे कांग्रेस के जो CL यादव साहब को यह समझ में नहीं आएगा कि साहब उस समय क्या हुआ, ये तो हमेशा वो बात करेंगे। चलिए मैं अभी ब्रेक के बाद में आप ही से आज समझाऊंगा, दोनों क्योंकि सीए हैं और पार्टियों से ताल्लुक भी रखते हैं, तो पार्टी लाइन से अलग हटके क्या सोचा जा सकता है। आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, रॉ मटेरियल जहां अगर वहां इंडस्ट्री लगती है तो आपकी लेबर कॉस्ट कम आती है, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, तो उससे होगा क्या कि रेट कम होगी, रेट कम होगी, मार्केट में जो प्रोडक्ट आएगा आपकी खरीद के दायरे में होगा। ये होना चाहिए, कहा भी जाता है। हमने भी कई बार इस बात को उठाया कि इंडस्ट्री के साथ और एग्रीकल्चर के साथ में मनरेगा को आप जोड़िए, उससे बेनिफिट मिलेगा दोनों ही सेक्टर को। लेकिन अब हाँ, यह मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री की राशन सामग्री दी जा रही है, शायद इसका दायरा बढ़ा भी सकते हैं और इसकी समय सीमा को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि 5 किलो अनाज से किसी का भला हो पा रहा होगा। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत उसको राहत मिल सकती है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। 2027 तक भी इसे चालू रखा जा सकता है, क्योंकि बिहार के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव और हमारे देश इस मामले में बहुत ग्रोथ कर रहा है। हर साल कौन को चुनाव होता है तो सरकारों की मजबूरी हो जाती है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं। पहले ये एक सिस्टम तय किया गया था कि डिकंट्रोल जब किया गया था फ्यूल को, उसके बाद में तय हुआ था, सब लोग जानते होंगे, कि इसकी डेली प्राइस आपको इंडेक्स से उस पर मिलेगा नेट पे, लेकिन पता नहीं कब अपडेट हुआ था, किसी को पता नहीं है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2024-25 और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट इसे कहेंगे। चलिए मैं यादव साहब आपके पास में आना चाहता हूं। कोशिश कर रहे हैं आरपी विजय साहब कि आपके सवालों के जवाब दें और उसके साथ साथ आपको ये भी संतुष्ट करना चाहते हैं कि हाँ, बजट जो बनेगा वो विजनरी बजट होगा, 2047 का विजन होगा और $5 ट्रिलियन का जो 2 बजट पहले अनाउंसमेंट किया था उसको और आगे ले जाने की सोच बीजेपी रखेगी। आपको कहां और किस जगह शंका है, क्योंकि जवाब आरपी विजय साहब ही देंगे। सब PSU सोना उगल रहा है,
फिर भी उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि एफडीआई कितना आया, कि एफडीआई की बातें कर रहे हैं, तो एफडीआई कितना आया, कितनी ग्रोथ हुई पिछले 10 साल में, वो बता दें। ये हमारे जो विदेश में बैठे हैं कामगार और भाई लोग, उनका जो पैसा आ रहा है उससे हमारा यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट कभी कम हो जाता है, कभी कंट्रोल में आ जाता है। वरना तो मोदी जी के 10 साल में चाइना से इंपोर्ट 3 गुना हो गया, रसिया से इंपोर्ट 10 गुना हो गया। ये हमारी उपलब्धि है। 2 लाख करोड़ रुपए साल का हम है ना जो एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करने को कर रहे हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथ देने की पॉलिसी है। तो उसके लिए दूसरी बात है बैंक लोन। बैंक लोन क्यों ले रहा है सब? तो उसके लिए आप यदि बैंक लोन भर रहे हैं, बैंक क्रेडिट भर रही है, तो क्या ये आपकी उपलब्धि है सरकार की? क्या इंडस्ट्री सस्टेनेबल पोजीशन में है? क्या एमएसएमई सेक्टर 18 लाख एमएसएमई सेक्टर एमएसएमई यूनिट्स बंद हुई, वो क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी उपलब्धि है? जो मनरेगा और एमएसएमई सेक्टर को लिंकिंग की बात कर रहे थे साहब, तो 10 साल से क्या कर रहे थे साहब? क्यों नहीं किया? क्या 10 साल से आपने नेहरू जी को गालियाँ निकालने में निकाल दिए? तो आप कब करेंगे? फीते काटने की बात है। तो मैं फिर कहता हूँ, मेरा चैलेंज है कि भाजपा बताए और मोदी सरकार बताए कि 10 साल में कौन से प्रोजेक्ट देश के लिए लेके आए जो अहम प्रोजेक्ट है। सिर्फ खरीदने से गले पड़ने से देश का मान नहीं बढ़ता। हम खरीदार बन के जाते हैं तो व्यापारी हमारे को गले लगाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो सिर्फ को डॉलर प्यारा है, रुपया प्यारा नहीं है। मोदी जी गए थे अभी मॉस्को में, रुपया रूबल बायलैटरल ट्रीटी के लिए खाली हाथ लौट के आया है, कुछ नहीं मिला। क्योंकि उनको पता है कि 50 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को और हम इंपोर्ट कर रहे हैं 3 बिलियन डॉलर। तो 47 बिलियन डॉलर का क्या करेंगे? कौन सा देश लेगा इंडियन करेंसी को? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस है। ये जो 10 साल में जो 2014 में जो जीडीपी ग्रोथ 3 गुना दी थी हमने 2004 से 14 तक, यहाँ 10 साल में दुगनी भी नहीं हुई है। कर्जा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। तो कौन सी उपलब्धियाँ हैं? जी चलिए, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ विजय साहब। हमारे 10 साल के शासन में 10 साल के शासन में हमने हमारी जीडीपी को 3 गुना किया। इनसे ये पूछो तो सही कि वाजपेयी जी ने किस रेट पे छोड़ा था, किस जीडीपी को कहाँ छोड़ा था और बाद में आप उसको कहाँ तक लेके गए और बाद में कहाँ छोड़ के गए। आप ये बातें कर रहे हैं बिना फिक्र के, बिना किसी मतलब की बात कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखो ऐसा है, मैं मेरी बात तो सुनो। मैं जब कह रहा हूं कि वाजपेयी जी ने जो छोड़ के गए थे उसमें आपने कोई वृद्धि नहीं करी। आपने महंगाई दर आपके यहाँ पे क्या थी? 10%। महंगाई दर क्या थी? 10%। और आपकी जीडीपी क्या रेट थी? 4%। आप छोड़ के गए थे ना, आप भूल गए इन चीजों को। और हमने क्या किया? हमने कोविड के टाइम पे भी उससे नीचे नहीं जाने दिया, हमने उससे ऊपर लेके गए हैं। तो आप कैसी बातें करते हो? आप बात कर रहे हो बैंकों की बात कर रहे हो। अरे बैंकों का 2019 में जीडीपी ग्रोथ आज बैंकों की आप देखो, आपके टाइम पे बैंकों की रेटें क्या थी? 4-4, 12-12। आज यूको बैंक की क्या रेट थी? 12 रुपए। आज क्या रेट है? 60 रुपए। ये ऐसे ही थोड़ी बढ़ गई। एक्चुअली जब ग्रोथ, आपकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये कैसे जीडीपी कैसे बढ़ती है भाई? ये तो बता दो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये तो बता दो जीडीपी कैसे बढ़ती है? जीडीपी कैसे बढ़ती है तो बता दो। 1,80,000 पहुंच जाएगा तो भी आपको नेगेटिव, आपको क्या है? आपने कुछ काम नहीं किया इसलिए आपको नेगेटिव भरी पड़ी है। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, सुनते नहीं है ना, इनकी आदत नहीं है। एक्चुअली क्या है, गलत बयानबाजी करते हैं, सुनने की आदत नहीं है। मैं कहता हूं कि सुनना सीखो। मैं भी आपके सुन रहा था, उसके बाद में जवाब दे रहा हूं। आप हर चीज में आप ये कह रहे हो कि ये नहीं है। अरे भाई आप एक बताओ, एफडीआई कितना है इस समय? कितना है बताओ ना? हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $600 बिलियन से ऊपर है हमारा। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या छोड़ के गए थे? तो आप लोगों को दिखता नहीं हम लोगों ने क्या काम किया। हम काम कर रहे हैं। देखो टाइम लगता है, अगर गड्ढा भरने में टाइम लगता है, उसके बाद में समतल होने के बाद में फिर रोड बनती है, फिर उससे चलने में मजा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। विजय साहब, पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लेकर के अक्सर सवाल खड़े करती है कि देश के जो नवरत्न थे, जिनके लिए माना जाता है कि ये बिल्कुल पैसा इनके पास में होता, उनका रिजर्व फंड भी गवर्नमेंट ने काम ले लिया और प्राइवेट सेक्टर कि जो यूनिट्स है उनको निजी क्षेत्र में देने की कोशिश की जा रही है। योगेंद्र जी, कौन सी को आज ये बताओ, डिसइन्वेस्टमेंट किसने चालू किया? कांग्रेस के टाइम में कितने डिसइन्वेस्टमेंट हुए? छिनता टाइम। हमारे टाइम पे क्या हुआ?
4 डिसइन्वेस्टमेंट को तो ये कहते हैं छिंतर कर लिए खुद ने। वो कहते हैं ना, सो चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, वो वाली कहानी है इनकी। तो सारे काम ये करके गए हैं, अभी तो दुलारा हमको देते हैं, हम काम कर रहे हैं। आज आज हमारे पीओसी की पोजीशन देखो, ये हमारी इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, रामपाल जी को भी पूछ लो आज पीओसी की क्या पोजीशन। हम पीओसी में लोग पैसा लगा रहे हैं, आज की तारीख में आप देखो क्या हालत हो रही है। हर जगह पीओसी के अंदर पहले कोई पैसा लगाता ही नहीं था, आज सारे आदमी पैसा लगा रहे हैं। हमारे एक बात तो 40,000 करोड़ की एसआईपी, हमको जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की। आज हमारा इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगा रहा है। आज एफआईआई जब गए तो अब यहाँ पे एक उस समय भी इंडेक्स ऊपर की तरफ गया था। उस मैं चलिए समय आपको बीच में रुकूंगा, मैं मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि एक मैसेज मेरे पास किसी का आया जो देख रहे हैं हमारी डिबेट। सर एक चीज वो जानना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट से किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के मॉडल को स्वीकार किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट आप कर रहा है तो समझ लो कि देश में सब कुछ बल्ले बल्ले और तरक्की की जा रही है। देखिए साहब, शेयर मार्केट को केवल आप आइसोलेटेड वे में देखेंगे, केवल एक ही इंडेक्स को, यानी कि केवल और केवल शेयर मार्केट को देखेंगे तो पूरे कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल ग्रोथ को या इकोनॉमी को हम उस पर ऊपर केवल एक फैक्टर पर रिलाई नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर एक फैक्टर है, एमएसएमई एक फैक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ जो है वो एक फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये है हमारा शेयर मार्केट। यस, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंट कंडीशंस जो शेयर मार्केट है वो बहुत अच्छे हमको मतलब हिंट दे रहा है फॉर पॉजिटिव ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। यहाँ तक की बात सही है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्काउंट करने की कोशिश करूँगा कि केवल और केवल एक फैक्टर के ऊपर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, उसको हम हमारा रोल मॉडल नहीं बना सकते हैं कि हाँ बिल्कुल शेयर मार्केट जा रहा है तो ये कहें कि बिल्कुल देश में बेरोजगारी, भूखमरी सब कुछ गायब हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा है। आप सबको पता है कि अभी थोड़े बीच में से पैसा जब निकाला था तो हमारी विपक्षी ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगाया था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री का, इसलिए ये पैसा निकाल के जा रहे हैं। जबकि सबको पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट का बहुत फर्क पड़ता है, आज की तारीख में अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा निकालेंगे। कोई भी आदमी आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है, पैसा खोने के लिए नहीं आता। हम भी अगर बाहर काम करते हैं तो पैसा कमाने के लिए जाते हैं और हमारे पास पैसा आ रहा है। तो ये हमेशा देखना चाहिए कि पैसा कोई भी निकाले, बट उस समय मैं ये कहता हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर ये कहता था उस समय जब पैसा निकाला तब भी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे नहीं आया कभी भी। तो उसका इंडिकेटर ये है कि हमारे यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो चुका है। आज की तारीख में 40,000 करोड़ की एसआईपी पर मंथ जारी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है, बट हमने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। जब बैलेंस करके रखते हैं तो आपको चिंता नहीं होती है आगे पीछे की। और हमने अगर कोई कर्जा भी लिया ना तो हमारी इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया है, हमने बाहर का कर्जा नहीं बढ़ाया, उल्टा बाहर का कर्जा हमने रिपेमेंट किया है। तो हमारी जो इंटरेस्ट, हमारी जो बर्डन थी ना फॉरेन एक्सचेंज की, वो खत्म हुई है। हमने तो हमारे रिजर्व बैंक से लिया है, हमारे इंस्टीट्यूशन से लिया है, उसमें कोई नहीं है हमारे ऊपर बाहर का कर्जा नहीं है, हमारे बाहर का कर्जा हमने कम किया है। तो ये इनको मानना पड़ेगा कि हमने जो काम किया है वो इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए किया है। और इस गवर्नमेंट ने जो कहा कि कर्ज हमने कम किया है, हाँ बाहर का कर्जा, बाहर के कर्जे को हमने चुकाया, हमने कर्जा बढ़ाया है नो डाउट, बट हमने इंटरनल वाला कर्जा लिया है। तो उसमें हमारे को हमारी देश को कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का। आज बात करते हो, आज हमारा कर्जा तो हम तो 10वें नंबर पे भी नहीं है इस इकोनॉमी में। मिश्रा साहब से वापस है सर, 2022 में आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% किया था। 2019 में माफ करेगा, 2019 में 25%, 22 और 15, हाँ इसको किया था। इससे मैं जो समझ पा रहा था, मैं कैलकुलेशन देख रहा था, 1.80 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है उससे। तो ये बहुत, इससे कुछ फायदा क्या हुआ है मैं समझना चाहूंगा इसको, कुछ बेनिफिट है इससे या फिर बस एक पासा है खुश करने के लिए? ठीक है, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें, या उनसे कुछ अर्न कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के हमारे लिए कोई ऐसे खुले हों रास्ते, इससे बेनिफिट क्या हुआ? ये बेनिफिट तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फिर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस फॉर दी कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो जब आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो जब आपकी रेट, अगर इनकम टैक्स की रेट कम हुई है तो आपकी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, कॉर्पोरेट्स है, वो सब लोग दे आर मोटिवेट होते हैं कि भाई हम कंपनी लगाते हैं क्योंकि टैक्स की रेट कम हो गई है। और उसके बाद उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेटर हो जाता है, उनकी बैंकिंग की जो अरेंजमेंट्स की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बैंक का उनके ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है।
और उसकी वजह से उनको फंड्स का फ्लो अच्छी तरह से होता है, और ओवरऑल इनडायरेक्टली मार्केट में उसका ये आपको इतने लाख करोड़ का भले ही लॉस दिख रहा हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत तेजी से प्रगति होती है। चलिए अजय जी बात करेंगे इस पे। जी अजय जी, कितना बेनिफिट है और क्या वास्तव में इसे कंटिन्यू जारी रखना चाहिए या फिर और डाउन किया जाना चाहिए इसे? देखिए क्या है, ये कॉर्पोरेट वाला जो टैक्स का बेनिफिट दिया गया था, ये चंद तो नहीं कह सकते, पर एक बड़े सेक्टर्स को मिला। एमएसएमई को बट बहुत ज्यादा- एमएसएमई को उसका कोई फायदा नहीं मिला, और एमएसएमई के साथ साथ में जो मिडिल क्लास का व्यापारी है या कोई भी ट्रेडर है, कम्युनिटी है, उसको कोई बेनिफिट मिला। अगर आप कहे जाए तो इसको ये कॉर्पोरेट का था, कहीं ना कहीं इनके पास में बाहर का दबाव था कि ये कॉर्पोरेट टैक्स कम करे जाएंगे तो ये इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी, तो ये जो कम किया गया तो ये कहीं ना कहीं उस दबाव में काम किया। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इससे पैसा फ्लो आएगा, इससे काम रोजगार बढ़ेगा, तो क्या ये हम एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं कर सकते? क्या हम आम आदमी के लिए, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, क्या ये आम आदमी के लिए हम नहीं कर सकते कि जिसके लिए आप अगर कुछ लिमिटेड लोगों के हिसाब से अगर आप उसको 5% को कम कर सकते हो, तो आज 10 साल के अंदर हमारे इनकम टैक्स स्लैब में क्यों अंतर नहीं आया? आज अपन कह सकते अपने सबके इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या उनके सैलरी में उनके फर्क पड़ रहा है? तो क्या उसको अपन कम नहीं कर सकते टैक्स स्लैब को? बट ये जो किया गया था, ये कुछ लोगों के हिसाब से किया गया था। अनडाउटेडली उसका बेनिफिट उस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा मिला। अगर आप देखेंगे उन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ भी हुई है, और उसी का बेनिफिट कहीं ना कहीं शेयर बाजार को मिला है। शेयर बाजार अनडाउटेडली इकोनॉमी को दिखाता है कि इकोनॉमी कैसी है, अगर ग्रो कर रही है तो शेयर बाजार आपका ग्रो कर रहा है। तो बड़ी यूनिट्स के साथ में काफ़ी हद तक ग्रो हो चल रही है, पर वो बड़ी यूनिट्स का ग्रो होने के बाद में जो छोटी यूनिट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजनेस आपको एम्प्लॉयमेंट आपको देती हैं, छोटे लेवल पे लोगों को काम मिलता है, हर कहीं कह सकते हैं कि चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे छोटा शहर हो, हर जगह वो एमएसएमई यूनिट्स के साथ में या छोटे ट्रेडर्स के साथ में काम मिलता है। उनको धीरे धीरे नज़रअंदाज करके बड़ी यूनिट्स के पास सारा काम दिया जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल। मैं मेरा एक इनपुट है जी। कि जो बड़ी यूनिट्स का भले ही ये जो कह रहे हैं अग्रवाल साहब, ये बता रहे हैं अजय अग्रवाल साहब, लेकिन अगर बड़ी यूनिट के पास काफ़ी पैसा सेव होता है बिकॉज ऑफ द टैक्स, तो बाई वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास वापस पहुंच जाता है वो। तो इट इज अगेन पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी का जो साइकिल है उसका पार्ट बन जाता है। तो इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि 25% का जो बेनिफिट है, उसमें बहुत सारी तो कंपनी ऐसी भी होती है, प्राइवेट कंपनीज जो एमएसएमई में काम कर रही हैं, तो उनको भी बेनिफिट है, और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जो बड़े हैं वो उधर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिविडेंड का, तो उनको भी बेनिफिट है, तो सबको बेनिफिट हो रहा है उसका। तो बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें मैं स्टार्टिंग में पहले बजट से सुन रहा हूँ कि मेक इन इंडिया और जो कुछ स्लोगन से सबका साथ, सबका कल्याण, सबका विश्वास, सबका भरोसा, ये कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी सामने। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें प्रोत्साहन देने के कदम उठाए जाएंगे। हमारे यहाँ पे निवेश कैसे आ सकता है उसकी पॉलिसी बनाई जा सकती है, स्टार्टअप्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए आईटी सेक्टर को छुआ जा सकता है। डिफेंस को लेकर के कुछ इसमें परियोजनाओं पे गौर किया जा सकता है ताकि दूसरे मुल्क से लोग आकर के यहाँ प्रोडक्शन कर सकें, इस पे कुछ फोकस किया जा सकता है। रेलवे में वंदे भारत गवर्नमेंट को लगता है कि एक हमारा बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी एक योजना है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से पिछले दिनों के जो एक्सीडेंट है वो इस बजट पे कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे, ताकि जो एक आम यात्री है जिसके पास कोई चारा नहीं, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सस्ती बोगी उसका एक जरिया है, उस पर कुछ फोकस किया जा सकता है। सुविधाएं बढ़ाने पर मुझे लगता है कि कुछ गौर किया जाना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेन केवल एक दौड़ती हुई नहीं है, भारत की वाकई लोगों के लिए यात्रा की सबसे मेन धुरी वही है। फ्रेट कॉरिडोर जो है उसकी लंबे समय से चर्चा सुन रहे हैं, उसको कैसे लाया, हाईवेज पे पैसा खर्च किया जा सकता है, जो हमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की और तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी और की जाती है। मैं रामपाल जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ बजट देखिए, हमारे और बजट के बीच बहुत लंबा गैप नहीं है, लेकिन एक उम्मीद तो कर सकते हैं जब तक पोर्टली नहीं खुलती है। योगेंद्र जी, एक जो बहस आई बीच में, निजीकरण या सरकारीकरण, कौन सा बढ़िया, और 20 साल में 1971 में सरकारीकरण अच्छा था और 1991 में निजीकरण अच्छा हो गया। ये बहस बहुत ज़्यादा देश को दिशा देने वाली नहीं है। इसलिए जो मॉडल शुरू हुआ आज़ादी के बाद से, उसमें बड़े उद्योग और शहर, इन पे फोकस था सारा, और इनका फोकस का कारण से स्थितियाँ इतनी बदली कि गांव में पलायन शुरू हो गया, गांव में बेरोजगारी का अड्डा हो गया, और गांव से जो लोग शहरों में आए
उनका जीवन नारकी हो गया। इसलिए जो शहर में आकर बसा उनको अच्छा जीवन मिल नहीं सकता, नहीं अच्छा जीवन मिलेगा तो वो है तो इस देश का ही नागरिक है, तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं। तो और ये जो उद्योग और कृषि है ये अलग अलग है ही नहीं, इसलिए मैंने शब्द दिया था ग्रामोद्योग। और जहां उत्पादन वहीं उद्योग, ये जो नीति है इसको हम सदा से बोलते रहे कि भाई जब गांव में कपास पैदा होता है तो आपकी कॉटन इंडस्ट्री ये मुंबई में क्यों लगेगी भाई, वहीं लगने दो ना उसको। हर गांव पहले हमारा कपड़े का बुनाई का केंद्र था, सबको हमने खत्म कर दिया। तो गांव में सारे हमने उद्योग खत्म करके टाटा और बाटा को पनपाने का ही काम किया। तो ये जो जब हम कहते हैं कि भाई हमने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी है ना, वो अच्छी है बुरी है तो एक विषय है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं आप छोटों को छूट क्यों देते। तो 1947 का दिया आप विजन की बात करो, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वो गांधी के विचारों पर लौट जाए, ग्राम राज की ओर आ जाए। और ग्राम राज की ओर आ जाएंगे तो लगेगा ये भारत का बजट है। और हम इस पर अटके हुए जीडीपी पे हम शुरू क्यों नहीं करें समृद्धि सूचकांक, ये जीडीपी को हटाओ ना इसको, ये तरीका ही गलत है। ये औसत नापते हैं, औसत में चढ़े कोई नदी में कि चलो भाई ये नदी की गहराई 6 फीट है, अब चलो भाई कोई 9 फीट का है कोई 3 फीट का है, सब औसत निकाल लो, औसत निकाल तो डूब जाएगा 3 फीट वाला। तो आप 3 फीट वालों को डुबाने का काम करती है जीडीपी। इसलिए जीडीपी का जो ये फार्मूला है इट शुड बी चेंज्ड, और अब होना चाहिए समृद्धि सूचकांक। तो व्यक्ति की समृद्धि कितनी बड़ी इससे नाप होना, क्या नाप रहे हो आप इनसे जीडीपी से। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को चेंज करने की जरूरत है, इकोनॉमिक डिजाइन चेंज करने की जरूरत है। और यदि कृषि को सेंटर में रखा गया, कृषि आधारित तो बजट बनाया गया, ये सब चीजें स्वतः ठीक होगी। और जो पहले हमारे देश में जो उत्पादन होता था गांव में नगर में आके वो जाता था विदेश तक, तो ये हमारा मॉडल था पहले का। हमारा छोटा दुकानदार कृषि का सहायक था, आज सारे छोटे दुकानदार मारे गए, आज गांव में दुकानदार नहीं है, खाली हो गए। इसलिए ये जो हमने मॉडल अपनाया है बड़ों को पनपाना, टाटा बाटा को, तो टाटा बाटा को पनपाने की नीति छोड़नी चाहिए। गांव का छोटा व्यक्ति मोची और लोहार, खाती और कुमार, उसको पनपाने की बात करो। रामपाल जी देखिए, मैं बहुत स्लोगन सुनता था, आरपी विजय साहब ने भी नारे लगाए होंगे, हिंदुस्तान लीवर और बाटा भारत से कर जाओ टाटा। ये देखिए समय की ज़रूरत है, जब से ग्लोबलाइजेशन में हमने भी एंट्री की और उसे अपनाया, उसके बाद में सब चीज़ें मुझे लगता है कहने में बहुत अच्छा लगता होगा कि ये स्लोगन सब, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं रहता। समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि एग्रीकल्चर में जब भी कोई क्लेमिटी आती थी तो उसका पैरामीटर होता था गाँव, उसको यूनिट मानते थे। अब जिसका खेत में कुछ नहीं है, बंजर भूमि है, तो उसको भी पैसा मिल रहा है। रामपाल जी की 10 बीघा जमीन सूख गई, अरे उसमें ओले पड़ने से खत्म हो गए थे, इनको 122 रुपये मिल रहे हैं। और मेरी जमीन है जिसमें कुछ भी नहीं था तो 19.5 रुपये मुझे भी मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे चेक मैंने देखे, मतलब लोगों की बड़े मजाक भी हुआ इसके साथ में। तो ये बदलना चाहिए ट्रेंड कि वास्तव में जिसका नुकसान हुआ उसको आंकड़े के रूप में पेश किया जाना चाहिए। अब मैकेनिज्म है आपके पास में, आईटी सेक्टर है, आजकल तो गूगल मैप्स और बहुत सारी चीज़ें। मैंने क्या कमाया आपके पास में इनकम टैक्स की रूपरेखा है। और अगर 80 करोड़ लोगों को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और हम ये भी कहें कि देखिए टैक्स इतने लोग दे रहे हैं, कारें इतनी बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा तस्वीर को बदलने के लिए और विचार करना चाहिए। केवल वोट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को अगर वो खाना भी हम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई कल्याण हो नहीं रहा है उनको। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति हो वो उधार या किसी से खैरात या सब्सिडी या मैं कहूँ कि सरकार की कोई फ्री बीज स्कीम हो, इस लालच में आने वाला नहीं है। बस उसकी जेब में पैसा होना चाहिए, और पैसा होगा तो कहीं से भी खरीद सकता है। बहुत अच्छी योजना थी गवर्नमेंट की पिछले बजट में कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इस पर वास्तव में काम करना चाहिए। अगर आपको कोई गवर्नमेंट की स्कीम भी है तो उसका बेनिफिट तो मिले उसको। अभी भी लोग भटकते रहते हैं कि साहब पोर्टल ही खुला हुआ नहीं है। तो बजट को धरातल उतारने के लिए उसका एक ऑडिट भी होना चाहिए। मेरा ये मानना है, जैसे मैनिफेस्टो का ऑडिट की हम बात करते हैं, बजट की भी की जानी चाहिए। और सरकारी नुमाइंदों से नहीं कि साहब गांव की चौपाल में जाके आए थे, किन के पास में गए थे कि सब तहसीलदार, सरपंच और 6 लोग ही बैठे थे उनके पास जाके आ गए। वास्तव में अगर जो वहाँ का कुम्हार है, खाती है, दीपक बनाने वाला जो भी है, उससे भी मिलना चाहिए कि तेरी तकलीफ क्या है। खैर चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में जो भी आएगा वो देखना होगा और सबकी निगाहें उसी पे टिकी हुई हैं।
हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।